नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। बांका के मंदार हिल पर रोपवे के जरिए पहुंचा जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। बिहार में राजगीर के बाद यह दूसरा रोपवे लगाया गया है। महज 4 मिनट में अब पहाड़ के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। मंदार पर्वत धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहां हजारों लोग पहुंचते हैं। रोपवे बनने के बाद अब यह पर्यटन का हब भी बन सकता है। खूबसूरत वादी, ऊंची ऊंची चोटियां और रोमांचक रोपवे की यात्रा बिहार के लोगों के लिए अब ये शौक सपना नहीं रहा, हकीकत बन चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 साल के अंदर बिहार के लोगों को 2 रोपवे की सौगात दी। नालंदा के बाद सीएम ने बांका के बौंसी में रोपवे का उद्घाटन किया। लोग जानते ही हैं, सब जगह का आने जाने का रास्ता बनाया हम लोगों ने, कई तरह का काम किया है। अब तो ऐसी कोई दिक्कत कहीं जाने की नहीं है। और आप जानते हैं कि बांका में हम लोग कितना खोज रहे हैं, एक जो ऐतिहासिक चीजें निकल रही हैं, तो सब जगह पर काम शुरू हो रहा है। आसपास के जिले भी काफी प्रभावित होंगे इससे। बहुत होगा। देखिए, यहाँ पर इतने टूरिस्ट जो आते हैं अभी भी बहुत संख्या में आई, इसलिए पर्यटन और हम लोगों का वन एवं पर्यावरण विभाग सब इसमें सक्रिय है और पूरा का पूरा प्रशासनिक तौर पर। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री खुद रोपवे के जरिए मंदार पर्वत पर गए, वहां की खूबसूरती देखी और फिर नीचे आकर पर्वत की तलहटी में बने मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने ओढ़नी डैम का भी निरीक्षण किया। बोट पर सवार होकर सीएम नीतीश ने डैम की स्थिति देखी। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। 2005 के बाद जो इनिशिएटिव नीतीश कुमार जी ने लिया, अब तो नक्सल मेरे ख्याल से बिहार में कहीं बहुत रेयर ही कहीं दिखता है। सही बोल रहे हैं आप, ये तो इतना बड़ा नक्सल का इलाका था। अब स्थिति बिल्कुल सामान्य है और पर्यटन के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल सेंटर बन के इमर्ज कर रहा है। 786 मीटर ऊंचे मंदार पर्वत की खूबसूरती को नजदीक से देखने के लिए 377.36 मीटर लंबे रोपवे का निर्माण कराया है। 4 सीटर रोपवे में 8 केबिन बनाए गए हैं, जिसमें से एक बार में 16 यात्री सवार हो सकेंगे। रोपवे के उद्घाटन के बाद 3 धर्मों की संगम स्थली मंदार में पर्यटकों की संख्या में तो इजाफा होगा ही, पर्यटक भी मात्र 80 रुपए खर्च कर 4 मिनट में मंदार पर्वत की ऊंची चोटी पर पहुंच सकेंगे और मंदार पर्वत की खूबसूरत वादी का नजदीक से दीदार कर सकेंगे। मंदार पर्वत का ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से खासा महत्व है। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार इसका संबंध समुद्र मंथन से है, जिसके कारण इसका धार्मिक महत्व है और यह श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। यह अलग बात है कि आज जिस मंदार में पर्यटन की तमाम संभावनाएं दिखाई दे रही है, वहां 2005 के पहले तक झाड़ झंखाड़ के अलावा कुछ भी नहीं था। न्यूज 18 के लिए बांका से शैलेंद्र की रिपोर्ट। बांका में पर्यटन और पर्यावरण की असीम संभावनाएं हैं। यहां मंदार पर्वत पर रोपवे का निर्माण तो किया ही गया, ओढ़नी डैम को भी विकसित किया जा रहा है। ओढ़नी डैम को देखने बड़ी संख्या में पर्यटक आए और इसको लेकर काम भी किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने आज ओढ़नी डैम का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। ओढ़नी डैम में वाटर स्पोर्ट्स को विकसित किया जा रहा है। सीएम ने बताया कि ओढ़नी डैम के विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। एक में तो बहुत अच्छी संभावना है पर्यावरण और पर्यटन दोनों दृष्टिकोण से। तो ये तो इस स्थल पर हम पहले नहीं आ पाए थे, लेकिन आज जब उस कार्यक्रम में आ रहे थे तो इसके बारे में जानकारी हुई कि तो चल करके इसको देखेंगे। तो ये बहुत अच्छा है। 2 नदियों से ये डैम का निर्माण आज से बहुत पहले हुआ है, 90 के करीब में हुआ है। अब उसके बाद इन लोगों ने इसके बारे में जो सोचा कि पर्यटन के दृष्टिकोण से लोग इसमें आकर के घूमेंगे, देखेंगे, तो इन सब चीजों को देख करके जब इसके लिए
सोच करके योजना बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान जारी है। आईपीएस और डीटीओ के बाद अब कांस्टेबल के ठिकानों पर छापेमारी की गई। पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष नरेंद्र कुमार धीरज के 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई। उन पर पद का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों की अवैध कमाई का आरोप है। काली कमाई का करोड़पति सिपाही, सिपाही के 9 ठिकानों पर छापा। आरा से अरवल तक हड़कंप। बड़ी सी बिल्डिंग, बड़ा सा गेट, अंदर चल रही ईओयू की छापेमारी और गेट के बाहर खड़ी पुलिस। कल तक पटना के बेउर स्थित ये आलीशान मकान बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार धीरज के नाम से जाना जाता था, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी के बाद इस घर के मालिक की पहचान काली कमाई के करोड़पति सिपाही के रूप में होने लगी है। आय से अधिक संपत्ति का मामला है और इसी वजह से यहाँ ईओयू की टीम पहुंची है। शिकायत मिली थी कि आय से करोड़ों की संपत्ति जो है अर्जित किया है और ये संपत्ति जो नौकरी में रहते हुए वो नहीं कर सकता है और ये कहीं ना कहीं अवैध है, अवैध तरीके से कमाया हुआ राशि है। इसी की वजह से जो है एक शिकायत मिली थी। उसी शिकायत के बाद आर्थिक अपराध इकाई यहाँ पहुंची है और छापेमारी कर रही है। नरेंद्र कुमार धीरज के 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 9 ठिकानों पर छापेमारी हुई। पटना के बेउर स्थित महावीर कॉलोनी के घर के अलावा भोजपुर जिले के सहार थाना के मुजफ्फरपुर गांव स्थित पैतृक आवास पर छापा पड़ा। अरवल के अरोमा होटल के सामने बने भाई के मकान पर भी छापा। आरा में भाई सुरेंद्र सिंह के कृष्णा नगर स्थित 4 मंजिला और 5 मंजिला मकान पर भी छापा पड़ा। आरा में भाई विजेंद्र कुमार विमल के कृष्णा नगर स्थित 5 मंजिला मकान पर छापा। आरा में ही भाई श्याम बिहारी सिंह के मॉल और आवासीय मकान पर छापा। आरा में भतीजा धर्मेंद्र कुमार के आशुतोष ट्रेडर्स के नाम की दुकान पर छापा पड़ा और आरा में ही भाई सुरेंद्र सिंह के नारायणपुर स्थित सीमेंट छड़ की दुकान और आवास पर भी छापेमारी की गई। आरोप है कि नरेंद्र कुमार धीरज ने जमीन और घर के साथ ही कई ट्रक भी खरीद रखे हैं। सोमवार को ही एक एफआईआर दर्ज की गई थी। कोर्ट से सर्च वारंट मिलने के बाद ईओयू ने उनके ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। सोचिए जरा, क्या एक सिपाही के पास इतनी संपत्ति संभव है? और जब पुलिस वाले ही भ्रष्टाचारी बन जाएंगे तो भ्रष्टाचार पर लगाम कौन लगाएगा? दानापुर से अमरजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगले कुछ दिनों में कई त्योहार आने वाले हैं। लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन आपकी खुशियों पर आतंकियों की स्याह नजर है। ये हम नहीं बल्कि दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र से पकड़े गए आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है। आतंक की आंच अब बिहार पर भी पहुंच चुकी है। रेलवे ने एक चिट्ठी के जरिए अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद सीमावर्ती जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा चाक चौबंद है। शहीद एक्सप्रेस स्पेशल जो समस्तीपुर से चलकर अमृतसर से जाएगी। प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेन की बोगियों में पुलिस की पैनी नजर है। डॉग स्क्वाड की मदद से यात्रियों के सामान की गहन जांच हो रही है। रेलवे स्टेशन पर इतनी चौकसी समस्तीपुर रेलवे सुरक्षा बल के मंडल सुरक्षा आयुक्त की इस चिट्ठी के बाद बरती जा रही है, जिसमें उन्होंने आतंकी खतरे को लेकर 13 जिलों के एसपी सहित रेल पुलिस को अलर्ट किया है। तकरीबन सभी सीमावर्ती जिलों में रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बात करें समस्तीपुर की तो यहाँ हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली में 2 आतंकवादियों के पकड़े जाने के बाद समस्तीपुर स्टेशन पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था को चौकस कर दी गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में अलग अलग टीम रेलवे स्टेशन पर कई स्क्वाड डॉग के साथ लोग हैं स्टेशन पर, उनकी जांच की जा रही है। इनपुट के मुताबिक आतंकी आरडीएक्स के जरिए
बड़ा धमाका करने की फिराक में है। लिहाजा पूर्व मध्य रेलवे की ओर से एक चिट्ठी जारी की गई है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा 2 आतंकियों को पकड़ा गया है, जिसे पाकिस्तानी ISI एजेंट होने की संभावना व्यक्त की गई है। जिसके हवाले से ज्ञात हुआ है कि देश के विभिन्न जगहों पर पुल पुलिया, रेलवे ट्रैक एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर विस्फोटक RDX का प्रयोग कर क्षतिग्रस्त करने की मंशा है, जिससे रेल के पुल पुलिया, रेलवे ट्रैक तथा रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। इधर पार्सल ब्लास्ट की घटना के बाद से ही दरभंगा रेलवे प्रशासन सतर्क है। पार्सल ब्लास्ट का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद अब ISI आतंकियों की इनपुट के बाद रेलवे प्रशासन के कान खड़े हो चुके हैं। लिहाजा स्टेशन परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा की कमी तो काफी है, लेकिन तात्काल जो अलर्ट है उसको लेके GRP अभी पूरे स्टेशन पर कमान संभाले हुई है और सतर्कता देखी जा रही है। दरअसल 7 दिन पहले दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी से गिरफ्तार इन 6 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि सभी आतंकी नवरात्रि और रामलीला के दौरान धमाका करना चाहते थे। पकड़े गए आतंकियों में से 2 ने पाकिस्तान में बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। आतंकियों के निशाने पर भारतीय रेल भी है। इसी को देखते हुए नेपाल से सटे सीतामढ़ी में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल सीमा पर बसा हुआ है और एक बार फिर से इस रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार ने चिंता जाहिर की है और यही वजह है कि सीतामढ़ी का यह जो रेलवे स्टेशन है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आने वाले दिनों में पर्व त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है। ऐसे में ट्रेनों के जरिए आवाजाही काफी अधिक बढ़ जाती है। भीड़ भाड़ होने की स्थिति में सुरक्षा में चूक का फायदा आतंकी उठा सकते हैं। ऐसे में सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार, सीतामढ़ी से राकेश रंजन और दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। सनातन काल से जिस भगवान श्री राम को लोग मानते आ रहे हैं, आराध्य मानकर लोग उनके आदर्शों को जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। उस भगवान को, राम को, बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी नहीं मानते। रामायण लिखी बातों को उचित मानते हैं, लेकिन रामायण के तथ्यों से इत्तेफाक नहीं रखते। ऐसा क्यों है और क्यों आखिर सियासत के केंद्र में भगवान श्री राम आ गए? जानने के लिए पूरी रिपोर्ट देखिए। रामायण वो ग्रंथ है जो सामाजिक समरसता के साथ साथ राम राज्य की संकल्पना बताता है, इंसान को जीने की पद्धति समझाता है, धर्म और अधर्म का भेद बताता है। लिहाजा रामायण को स्कूली शिक्षा में शामिल करने की मांग उठी है। लेकिन इन्हीं मांगों के बीच पूर्व CM जीतन राम मांझी ने एक विवादित बयान दे दिया है। मांझी ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही काल्पनिक करार दे दिया है। रामायण की कहानी को हम सत्य नहीं मानते हैं। वो अगर राम को कहा जाए कि कोई महापुरुष थे और जीवित थे, इस चीज को मैं नहीं मानता हूँ। अब चूंकि NDA के सहयोगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने श्री राम के अस्तित्व को नकार दिया है, ऐसे में BJP के विरोधी कांग्रेस और RJD मांझी के बयान की आड़ में अपना सियासी वजूद तलाश रहे हैं। सहयोगी बनकर सरकार में शामिल जीतन राम मांझी जी अब राम के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं। वाह, ये जवाब तो भाजपा को देना चाहिए। राम के नाम पर राजनीति कीजिएगा और अपने सहयोगियों से राम के अस्तित्व को भी ठुकरवा दीजिएगा। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी NDA में हैं BJP के साथ। वो कह रहे हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अस्तित्व ही नहीं है। तो अब BJP को बताना चाहिए, जो लोग भगवान श्री राम के नाम पर नारे लगाते हैं और भगवान राम का नाम पर राजनीति करते हैं, वो बताएं आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी आखिर किसको ये आंख दिखा रहे हैं और किस पर ये कह रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में रामायण को सिलेबस में शामिल करने के फैसले के बाद बिहार में भी सिलेबस में शामिल करने की मांग उठी है, ताकि लोग अधिक से अधिक भगवान श्री राम के बारे में जान सके। बचपन में अलग से दादी माँ के साथ बैठ के सुनते थे, रामायण के बारे में जानते थे। अगर ये पाठ्यक्रम में होता तो अलग से सुनने की आवश्यकता नहीं होती। पाठ्यक्रम में अगर ये शामिल होता है तो बहुत ही बेहतर कदम होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम के जरिए जो बातें बताई गई हैं वो जीवन में उतारने वाली हैं, बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट।
आज से आरजेडी का 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ, जिसमें पार्टी के निचले स्तर के पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। शिविर में संगठन की मजबूती और पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बताया कि पार्टी की विचारधारा को कैसे बूथ स्तर तक पहुंचाया जा रहा है, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। सब लोग जो है लाश हों और पार्टी के संगठन को और मजबूत कैसे करेंगे, ज़मीनी स्तर पे लोगों से कैसे हम जुड़ेंगे, लोगों को कैसे जोड़ेंगे, तो सारा अनुभव जिन लोगों के पास है, सबको अलग अलग विषय मिला है, अलग अलग विषयों पे वक्तव्य दे रहे हैं और कैसे बूथ कमेटी बनानी है, लोगों के बीच जाना है, किन मुद्दों पर बात करनी है। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने साफ किया है कि नरेंद्र मोदी ही एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जो कहा गया था उसका ये मतलब नहीं कि पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी जताई गई हो। कहना था पार्टी ने कह दिया है, लेकिन चाहे मेरे कहने का या हमारी पार्टी में और कोई नेता बोल रहे हो, कहने का यह अर्थ कतई नहीं है कि हम लोग कोई पार्टी की ओर से उम्मीदवारी अभी जता रहे हैं, कोई उम्मीदवारी का क्लेम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसको उस अर्थ में नहीं लेना चाहिए। और बड़ी खबर वैशाली के मेहनार से आ रही है, जहां पुलिस ने नाबालिग मर्डर केस के खुलासे का दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उस गमछा को बरामद कर लिया है जिससे नाबालिग की गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस के मुताबिक नाबालिग से दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। वैशाली एसपी ने बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी दशरथ मांझी अपने 3 सहयोगियों के साथ कोचिंग जा रही लड़की को अगवा कर दुष्कर्म की कोशिश की। नाकाम होने पर हत्या कर शव को चौर में फेंक दिया। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी दशरथ मांझी, यदु राय, वकील पासवान, गौतम सैनी और सलवा देवी को गिरफ्तार किया है। सलवा देवी पर सबूत मिटाने में सहयोग देने का आरोप है। दशरथ मांझी ने प्लान के तहत इस वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। पकड़ा गया, उससे जब पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, उसका नाम दशरथ मांझी है। स्वीकारोक्ति बयान दिया एवं अपने पूरे घटनाक्रम को बताते हुए अपने साथ जो अपराध कर्मी थे उनका नाम बताया, जिनकी अरेस्टिंग की गई है। कुल 5 व्यक्ति थे जो कि इस घटनाक्रम में डायरेक्टली शामिल थे। उनमें से 4 लोग गिरफ्तार कर लिया गया, इंक्लूडिंग द प्राइम सस्पेक्ट, प्राइम क्रिमिनल। और दानापुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रंगदारी वसूलने को लेकर गोलीबारी हुई है। नाव चालकों से रंगदारी वसूलने को लेकर यह गोलीबारी हुई है और इस दौरान गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई है। मनेर के शेरपुर घाट की घटना है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, दानापुर में गोलीबारी हुई है। रंगदारी मांगने को लेकर यह गोलीबारी हुई है। दरअसल घाट पर नाव चालकों से रंगदारी मांगने को लेकर यह गोलीबारी हुई है, जिसमें एक शख्स को गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। लोगों के लिए